बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वो अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश था। एक दिन दोपहर को वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाएं। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफ़ी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम ये होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। गोपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर गोपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? यह सुनकर गोपाल की पत्नी गोपाल को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर गोपाल कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोपाल के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूं। कोशिश पूरी करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्चा ही कितना है, और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रह आऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। गोपाल के जाते वक्त गोपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर गोपाल कहता है, ये पैसे कहाँ से आए? गोपाल की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। ये लीजिए, रखिए। गोपाल पैसे ले लेता है और बहुत भरी मन से पत्नी और बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो काम ढूंढना शुरू करता है। पूरी दोपहर काम की तलाश करते करते वो थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वो एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ले सुन बे चंगुल, दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज हैं। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1-9-11 हो जाना। मालिक, वह सब तो ठीक है, लेकिन 1-9-11 नहीं 9-2-11 होना है। चल बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा गोपाल के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो गोपाल है। अरे हाँ, तभी मैं कहूं कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूं। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूं काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी चंगुल गोपाल का थैला लेकर 9-2-11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूं। अजीब लोग हैं शहर के,
पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में गोपाल की नज़र अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वो काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दय है, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। गोपाल भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाई। थोड़ी देर में रात हो जाती है। गोपाल के रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं था। वो काफी परेशान इधर उधर घूमता रहता है। रास्ते में उसे एक गरीबों की बस्ती दिखती है। वो उसी ओर जाता है। एक झोपड़ी के पास जाकर वो आवाज लगाता है, कोई है? अंदर कोई है क्या? झोपड़ी में से एक बुढ़ी अम्मा निकलती हैं। कौन है? तुम कौन हो बेटा? बुढ़ी अम्मा को देख पहले तो गोपाल चुप रहता है और सोचता है कि मदद मांगू या नहीं, लेकिन बुढ़ी औरत के बार बार पूछने पर गोपाल बोलता है, अम्मा, मैं बहुत दूर गांव से काम की तलाश में आया हूँ और 2 चोरों ने मेरा सारा सामान चोरी कर लिया। सुबह से भूखा इधर उधर घूम रहा हूँ और मैं इस शहर में किसी को जनता भी नहीं जिससे मदद मांगू। कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। अम्मा, क्या सिर्फ आज की रात आपकी झोपड़ी में रुक सकता हूँ क्या? सुबह होते ही मैं अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लूंगा। आओ बेटा, अंदर आओ। बुढ़ी अम्मा गोपाल कुछ खाने को देती हैं और खाना खाने के बाद गोपाल के मन में अम्मा को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे थे, सबके सवाल पूछने लगता है। अम्मा, क्या आप अकेले रहते हो? आपको डर नहीं लगता? और अम्मा, अपने मुझ पर एक बार में ही विश्वास कर लिया? इस तरह तो कोई भी चोर आपके घर आ सकता है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, सब मेरी मदद करते हैं। रही बात तुम पर विश्वास की, तो तुम ही बताओ बेटा, मेरी झोपड़ी में चोरी करने लायक कौन सी चीज़ है? इसी तरह कुछ देर की बातचीत के बाद बुढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा अब तुम सो जाओ, मैं कल तुम्हें मोहन के पास ले चलूँगी, वो तुझे कुछ न कुछ काम ज़रूर दिलवा देगा। गोपाल एक कोने में आराम से सो जाता है। अगली सुबह अम्मा गोपाल को मोहन के पास ले जाती हैं। राम राम अम्मा, कैसे हो? और ये आपके साथ कौन है? राम राम बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, गांव से शहर, काम की तलाश में आया है। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो इसे दिलवा दो। ठीक है अम्मा, मैं इसे फैक्ट्री ले जाता हूँ। वहां पर मजदूरों की जरूरत है। सुनो, मजदूरों वाले काम कर लोगे ना भाई? हाँ हाँ भाई, कोई भी काम कर लूंगा। गोपाल मोहन के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। मोहन फैक्ट्री के बड़े मालिक से बोलकर गोपाल को काम पर रखवा देता है। देखो गोपाल, यहाँ एक बोरी ढोने के 5 रुपए मिलते हैं। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम दिन में कितने बोरी ढोते हो। हाँ ठीक है मालिक, मैं सब समझ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी। गोपाल और मोहन दोनों काम पर लग जाते हैं। पूरा दिन काम करके गोपाल को कुल 100 रुपए मिलते हैं। वो बहुत खुश होता है और शाम को बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। अम्मा, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने ना ही मुझे छत दिया बल्कि मुझे काम पर भी लगवा दिया। देखो अम्मा, मुझे आज पूरे 100 रुपए मिले। अम्मा, मैं मेरी पहली कमाई आपको देना चाहता हूँ। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? भला मैं क्या करूंगी ये पैसे? ये तेरी मेहनत की कमाई है, इसे तू ही रख। अम्मा, मोहन भाई ने बोला है कि कल वो मुझे एक कमरा भी दिला देंगे। बूढ़ी अम्मा गोपाल ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं, बेटा, तुझे अभी तू मुझे अपनी माँ समान मानकर अपनी पहली कमाई दे रहा था और दूसरे ही पल पराया कर दिया और यहाँ से जाने की बात करने लगा। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। बस मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए। भला मुझ बुढ़िया को तेरे यहाँ रहने से क्या तकलीफ? तू मेरे पास ही रहकर काम कर। अगर तू इस शहर में कमरा ले लेगा तो तू तेरी कमाई से कुछ नहीं बचा सकेगा।
गोपाल को अम्मा की ये बात सही लगती है और वो बोलता है, हाँ अम्मा, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो। अम्मा, मैं बहुत मजबूरी में अपने बीवी बच्चों को गांव छोड़कर शहर आया हूँ। बच्चों को पढ़ना है, गांव के साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। पता नहीं अम्मा, मेरे बीवी बच्चे कैसे होंगे। बेटा तू चिंता मत, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ गोपाल की पत्नी अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए अपने ही खेत में बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत सब्जियां उगा रही थी और उन सब्जियों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। इधर गोपाल दिन रात मेहनत करता है और साथ ही साथ बूढ़ी अम्मा का भी ख्याल रखता है। अम्मा, मैं जंगल से लकड़ियां ले आया हूँ और सुबह मटके में भी पानी भर लाया हूँ। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेटा तू ये सब काम मत किया कर, मैं ये सारे काम कर लूंगी, तू तो बस अपना काम कर। नहीं अम्मा, आप इस उम्र में कितना काम करोगी। मेरे आने से आपका काम भी तो बढ़ गया है। ठीक है अम्मा, अब मैं काम पर जाता हूँ। कुछ महीने ऐसे ही चलते हैं। गोपाल अच्छे खासे पैसे जोड़ लेता है और एक दिन अम्मा को बोलता है, अम्मा, मैंने अब इतने रुपए जमा कर लिया है जिससे साहूकार का कर्ज उतर जाएगा और 2-3 महीनों का घर खर्च भी निकल जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊं। उनके बिना मेरा जीना मुश्किल है और पता नहीं शांति कैसे घर खर्च जुटा रही होगी। हाँ बेटा तू ठीक सोच रहा, अब तुझे गांव लौट जाना चाहिए, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अम्मा, मैं अकेले गांव नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ मेरे घर चलोगी और अब आप हमारे साथ ही रहोगी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा, भला मैं तेरे साथ। अम्मा, अब तक आपने जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी, अब आप मेरी सारी बात मानेगी। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं अम्मा, आप अपना जरूरी सामान बांधो, हम कल सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। गोपाल की जिद के आगे अम्मा कुछ नहीं कह पाती और अगली सुबह दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मोहन मिलता है। अरे गोपाल भाई और अम्मा, तुम दोनों बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हो? मोहन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम दिलवाया, और दूसरी बात कि मैं अम्मा को लेकर अपने गांव जा रहा हूं। अब अम्मा हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो गोपाल। चलो ठीक है, खुशी खुशी जाओ। शाम को गोपाल और अम्मा गांव अपने घर पहुंचते हैं। गोपाल के बीवी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। गोपाल बूढ़ी अम्मा के बारे में सब कुछ शांति को बताता है। शांति भी बूढ़ी अम्मा का बहुत धन्यवाद करती है और अब सब खुशी से रहने लगते हैं। बच्चे बूढ़ी अम्मा के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। अम्मा भी अब उनके साथ बहुत खुश थीं। एक दिन गोपाल शांति से बोलता है, शांति, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। मेरा शहर जाना, वहां जाते ही मेरा सामान चोरी होना और फिर मेरा बूढ़ी अम्मा के घर जाना, ये सब भगवान के रचाए खेल थे ताकि बूढ़ी अम्मा को एक परिवार मिल जाए और हमें एक माँ। भगवान के खेल को कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, आपके जिंदगी में भी कभी कुछ ऐसा हो जो आपको समझने कि ये सब क्यों हो रहा, तो समझ लेना कि उसके पीछे भगवान ने जरूर कोई खेल रचा हुआ है। उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रामपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़ पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरी, उसकी पत्नी राधा और 8 साल की बेटी मुनिया रहते थे। अरे राधा, इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे? हाँ जी, मुनिया भी बार बार खांस रही है।
एक ओर छत से पानी टपक रहा है, दूसरी ओर खिड़कियां टूटी हैं। हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं सुबह मालिक के बंगले पर जाकर मदद मांगूंगा। अगर वो कुछ उधार दे दे तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह हरी अपने मालिक के बंगले पर पहुंचता है। मालिक बरामदे में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। मालिक को दूसरे नौकर को डरता देख हरी सोच में पड़ जाता है। मालिक अभी बहुत गुस्से में है। अभी पैसे मांगू या नहीं? कहीं ये मुझ पर भी गुस्सा ना हो जाए। और तभी अब क्या चाहिए, हरी? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। मुनिया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं मरम्मत करवा लूंगा और धीरे धीरे मेहनत से चुका दूंगा। उधार? तूने क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है? पहले ही ज्यादा एहसान कर दिए तुझ पर। और सुन, अब तू काम पे मत आना। तुम जैसे लोग बरसात के कीड़े हैं, जितने कम हो उतना अच्छा। हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। मालिक, कम से कम नौकरी तो मत छीनिए। हरी की पुकारें बारिश की आवाज में डूब जाती हैं। हरी पूरा दिन बारिश में इधर उधर भटकता है। लोगों से काम के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? गुड़िया की हालत तो देखो, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, राधा मुनिया को बुखार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी की। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। जी, आप अपनी बहन सुमित्रा दीदी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वो आपकी बहन है, आपकी जरूर मदद करेगी। फिर पैसे आने पर हम लोग उन्हें लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो राधा। मैं अभी सुमित्रा दीदी के घर जाता हूं और कुछ पैसे उधार लेकर मुनिया के लिए दवा लेकर आता हूं। तब तक तुम मुनिया का ख्याल रखना। हरी की एक बहन थी, सुमित्रा, जो उसी गांव में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए, कांपते बदन और सूजी हुई आंखों के साथ हरी अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंचा। सुमित्रा दीदी, ओ सुमित्रा दीदी। सुमित्रा, जरा दरवाजा खोलो, देखो जरा कौन है। हरी, तुम इतनी बारिश में यहाँ? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? दीदी, दरअसल मेरी मुनिया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। हाँ हरी, तू रुक, मैं तेरे जीजा जी से बात करती हूँ। सुमित्रा अंदर अपने पति के पास जाती हैं। इतनी बारिश में कौन आया है सुमित्रा? दरअसल हरी आया है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तो उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उसे दे देते तो वो मुनिया के लिए दवा ले आता। तुम्हारा भाई तो हर 4 दिन के बाद कुछ मांगने आ जाता है, उसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इतना गिर गया है कि अब अपनी बेटी का बहाना बना रहा। ये क्या बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ऐसी बात तो मत बोलिए। बाहर खड़ा हरी उन दोनों की बात सुन लेता है और बिना बहन से मिले चुपचाप वहां से निकल जाता है। हरी दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं रहने को, ढंग का घर नहीं, बेटी बीमार और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने राधा से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? सब बातें हरी अपने आप से कर रहा था।
तभी मंदिर में एक साधु बाबा हरि की सारी बात को सुन रहे थे। वह हरि के पास आए और बोले, बेटा, अपनी आंसू पूछो। मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूं। जब मुसीबत आता है तो कोई साथ नहीं देता है। चिंता मत करो। तुम इस मंदिर में आए हो तो खाली हाथ लौटकर नहीं जाओगे। ये 2 सोने के सिक्के रख लो, अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, जाओ, अब अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीवी इंतजार कर रहे हैं। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर हरि बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की दवा लेकर घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी राधा को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तब कोई अजनबी इस तरह मदद करे, ये चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर कोई व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। उस रात दोनों पति पत्नी चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह बारिश भी थम जाती है। हरि ने पहले अपने जर्जर घर की मरम्मत करवाई। राधा, मैं सोच रहा हूं कि व्यापार करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी सी जमीन ले लूं और उसी में बहुत मेहनत करके फसल उगाऊं। तुम क्या बोल कहती हो? ये तो आपने अच्छा सोचा है। गांव में एक जमीन हो जाएगी तो बुरे समय में वो हमारा सहारा बनेगा। ठीक है, मैं अभी गांव के साहूकार से जमीन खरीद लेता हूं। लेकिन राधा, ये साधु वाली बात तुम कभी किसी को नहीं बताना। हरि गांव के साहूकार से थोड़ा जमीन खरीद लेता है और उसमें खेती करना शुरू करता है। हरि बहुत ही मेहनती इंसान था और उसकी मेहनत कुछ ही दिनों में दिखने लगती है और उसके खेत में फसल लहलहाने लगते हैं। अब हरि को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हरि की तरक्की गांव के लोगों को चुभने लगती है। कल तक ये हरि सबसे पैसे मांगता फिरता था। पता नहीं कौन सी लॉटरी लगी कि इसकी किस्मत ही बदल गई। जब ये बात सुमित्रा के पति को पता चलती है, देखा, बोला था ना, तुम्हारा भाई सिर्फ झूठ की गरीबी दिखाता था। आज देखो, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं। वह भी सभी के आंसू की कीमत चुकता है और कहते हैं न कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिरकार उसकी किस्मत बदली कैसे, और इसके लिए मुझे सुमित्रा को उसके घर चलने के लिए मनाना होगा। सुमित्रा, चलो हरि की बेटी मुनिया से मिलकर आते हैं। उसने बताया था ना कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब उसकी बेटी की तबीयत खराब थी तब तो तुमने उसे शर्मिंदा करके भगा दिया, और अब उसके अच्छे दिन आ गए तो उससे मिलने जाओगे। मुझे तो उससे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं। तुम ही जाओ। लगता है ये तो नहीं मानेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। सुमित्रा के पति मोहन को किसी भी तरह ये पता लगाना था कि आखिरकार हरि की किस्मत बदली कैसे। इसलिए वो सुबह होते ही हरि के मालिक राजाराम के घर जाता है। अरे मोहन, तुम आज इधर कैसे? बस आपका हालचाल लेने आ गया सेठ। वैसे मुझे आपसे ये जानना था कि आखिर आपने हरि को कितने पैसे दे दिए कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। आखिर उसने ऐसा कौन सा आपका काम कर दिया? अरे मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो हरि को कोई पैसे नहीं दिए और उसे कब का काम से भी निकाल दिया है। वैसे ऐसा क्या कर लिया हरि ने? इसका मतलब कि सेठ जी, आपको कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता मोहन? मुझे बताओ। सेठ जी, हरि के दिन बिल्कुल बदल गए हैं। उसने अपना घर पक्का का बनवा लिया, एक बड़ी जमीन लेकर उस पर अच्छी खासी फसल उगा रहा है और शहर के व्यापारियों को फसल बेच रहा। गांव का हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो मोहन? क्या सच में आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो लगा कि शायद आपने उसकी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम चिंता मत करो मोहन।
मैं पता लगवाता हूं कि आखिर हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। हरि का एक मित्र जो सेठ के घर ही काम करता था, उसने हरि के जीजा और सेठ की सारी बात सुन ली और जाकर हरि को सारी बात बता दी। हरि मेहनती के साथ साथ बहुत चतुर भी था। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना ली। दूसरे दिन वह अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंच गया। सुमित्रा दीदी। अरे हरी, मेरे भाई, तुम यहाँ? क्या दीदी, तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आती क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे दीदी, तुम वो क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हो? सुमित्रा का पति दूसरे कमरे से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और हरि उससे सुनाते हुए बोलता है। वो सब छोड़ो दीदी, तुम्हें मैं ये बताने आया हूं कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। हाँ भाई, मैंने सुना कि अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, और मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे भाई को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। दीदी, तुम ये नहीं पूछोगी कि आखिर मेरी किस्मत बदली कैसे? चलो, मैं ही बता देता हूं दीदी। दरअसल मेरे हाथ सोने के सिक्कों से भरे 2 मटके लगे हैं। ये तू क्या बोल रहा है हरी? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। दरअसल दीदी, जब मैं उस बरसात की रात तुम्हारे घर से बड़ा हताश होकर जा रहा था, तो मुझे खेत में 2 सोने के सिक्के गिरे हुए दिखे। और जब मैं सिक्कों को उठाने के लिए नीचे झुका, तो मुझे मिट्टी में कुछ और दिखा। फिर जब मैंने थोड़ा मिट्टी खोदा, तो मुझे सिक्कों से भरे 2 मटके दिखे। मैं मटकों को निकालने ही वाला था कि उस जमीन का मालिक वहां आ गया, और मैंने जल्दी से मटकों को फिर से मिट्टी में छुपा दिया और 2 सिक्कों को लेकर घर चला गया। और पहले उन सिक्कों को बेचकर मुनिया की दवाइयां लाई और अपना घर पक्का का बनवाया। और उन मटकों का क्या हरी, जो उस खेत में थे? क्या तुमसे पहले वो मटके किसी को नहीं दिखे? दीदी, दरअसल वो एक बंजर जमीन थी, इसलिए उसका मालिक वहां कोई खेती नहीं करता था। और 3-4 दिन की बारिश में मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई थी, इसलिए मुझे दिख गई। और दीदी, इसलिए मैंने साहूकार से उसी खेत को खरीद लिया, और अब मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है, मैं उसमें से सिक्के निकाल लेता हूं। तो हरी, तू पूरा मटका ही निकाल ले, उससे वहां क्यों छोड़ रखा है भाई? अरे दीदी, घर पर रखूंगा तो सभी को पता चल जाएगा ना, और खेत में वो सिक्के बिल्कुल सुरक्षित हैं। हरि ये सारी मंगठित बातें अपने जीजा को सुनाने के लिए बोल रहा था। ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूं। और हां दीदी, तुम ये सारी बातें किसी को नहीं बताना। तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता दी मैंने। हाँ हरी, तू बेफिक्र होकर जा, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। हरि वहां से निकल जाता है और हरि के निकलते ही मोहन सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ को सारी बातें बताता है। मोहन, क्या तुम ये सारी बातें सच बोल रहे हो? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सेठ जी, मैंने ये सारी बातें खुद सुनी हैं, जब हरि मेरी पत्नी सुमित्रा को ये सब बता रहा था। तो फिर चलो, हरि की खेत पर चलकर खुदवाई करवाकर देखते हैं। सेठ जी, आप भी ना। भला आप कैसे हरि की खेत को खुदवा सकते हो अगर हरि ने पंचायत में शिकायत कर दी तो? तो फिर क्या करे मोहन? सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप आज ही हरि की खेत खरीद लीजिए, फिर खेत खुदवा सकते हैं, और खेत के साथ साथ सिक्कों से भरे दोनों मटके भी आपके हो जाएंगे। लेकिन क्या हरि वो खेत मुझे बेचने के लिए मानेगा? हाँ सेठ जी, बस आप उसे कुछ पैसों की लालच देना, वो जरूर राजी हो जाएगा। सेठ और मोहन दोनों हरि के खेत पर पहुंच जाते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ, और मोहन जीजा आप भी, क्या बात है? अरे मोहन, दरअसल मैं और सेठ जी उस बरसात की रात तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे ना, तो हमें उस बात का पछतावा है, और इसलिए हम तुम्हारी कुछ मदद के लिए यहां आए हैं। लेकिन अब मेरे हालात बिल्कुल बदल चुके हैं सेठ जी। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, और आप दोनों उस दिन की बात भूल जाइए। नहीं हरि, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं तुम्हारी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। सेठ जी, भला आप ये क्या बोल रहे? आप ये जमीन ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अरे हरि, मैं ये तुम्हारी खेत कोई मुफ्त में थोड़े ना ले रहा हूं।
मैं इसके बदले तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ये खेत नहीं बेचना चाहता। अच्छा, हरी चल, 2 लाख लेकर अब खेत मेरे नाम कर दे और ऐश की जिंदगी जी। लेकिन सेठ जी, भला आप इस छोटी सी जमीन के बदले मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे हरी, अभी तो सेठ जी ने बताया ना कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी जमीन खरीद रहे। ठीक है, जब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो आप ये खेत ले लीजिए, मैं कोई और जमीन खरीद लूंगा। सेठ उसी वक्त हरि को पूरे 2 लाख रुपए दे देता है और हरि की खेत ले लेता है। हरि सेठ से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। सेठ और मोहन हरि के जाते ही खेत को खोदने में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक दोनों मिलकर पूरा खेत खोद डालते हैं, लेकिन कोई मटका नहीं मिलता है और सेठ पूरे गुस्से में मोहन से बोलता है। मोहन, यहां तो कोई मटका नहीं है। सेठ जी, हरी ने तो बोला था कि वो मटके अब भी इसी खेत में हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मटके हैं कहां। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम दोनों जीजा साला ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, आप गलत समझ रहे, मैंने कुछ नहीं किया है। मोहन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कल सुबह तक तुम मुझे मेरे पूरे 2 लाख नहीं लौटा देते तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेठ जी, भला मैं इतने रुपए कहां से लाऊंगा? सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कल सुबह तक तुम अपना घर खाली कर देना, नहीं तो मैं कितना खतरनाक इंसान हूं ये तो तुम जानते ही होगे। लेकिन सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। बड़े दुखी मन से मोहन अपने घर आता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सुमित्रा, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? मोहन सुमित्रा को सारी बात बताता है। मुझे तो पता ही था कि तुम्हारी लालच हमें ये दिन तो दिखाएगी ही, लेकिन ये बताओ कि कल से हम कहाँ रहेंगे? सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैंने अपनों के साथ ही बुरा करना चाहा और खुद मुसीबत में फंस गया। सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं कि सेठ बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर हम घर खाली नहीं करेंगे तो वो हमें जान से भी मरवा सकता है। तुम परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। सुमित्रा और मोहन उसी रात हरि के घर के लिए निकलते हैं और तभी जोर की बारिश होने लगती है। हरी, ओ भाई हरी। अरे सुमित्रा दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ, अंदर आओ दीदी। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तू ही हमें बचा सकता है। मोहन भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और हरि से माफी मांगता है। हरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन दीदी, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? सुमित्रा हरि को सेठ और मोहन की सारी बातें बताती है। मेरी बात तो सुनिए। भाई, सुबह तक अगर हम सेठ के पैसे नहीं लौटते तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। दीदी, तुम घबराओ मत, मैं कल सुबह ही सेठ को सारे पैसे लौटा दूंगा। भाई, यही होती है, जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक बरसात की रात तू हमारे दरवाजे पर आया था, लेकिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, और एक बरसात की रात हम तेरे दरवाजे पर मदद के लिए आए और तू बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। यही फर्क होता है एक गरीब और अमीर में। अगली सुबह हरि और मोहन पैसे लेकर सेठ के घर पहुंचते हैं और उसके सारे पैसे उसे वापस कर देते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे 2 लाख रुपए, और अब मोहन जीजाजी को छोड़ दीजिए। लेकिन हरि, तू क्यों पैसे लौटा रहा? मोहन तो तेरे साथ कितना गलत करना चाहता था और तू उसकी मदद कर रहा। सेठ जी, मोहन जीजाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। सच में हरि, तू एक मेहनती ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान भी है।
इसीलिए मैं तेरी जमीन तुझे वापस करता हूं। जा आज से वो खेत फिर से तुम्हारी। क्या आप सच बोल रहे सेठ जी? हाँ हरी, और जब कभी भी कोई जरूरत हो मेरे पास आ जाना। हरी और मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते और तभी जोर की बारिश होने लगती है। मोहन जीजा जी, एक वो बरसात की रात थी जिस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, और एक आज की बरसात है जिसे देख मैं बहुत खुश हूं। हाँ हरी, ये सब बस समय का फर्क है। जब दिन अच्छे नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब दिन अच्छे होते हैं सब कुछ अच्छा लगता है। ये कहानी एक सीधी सादी और दयालु औरत गौरी की है, जो अपने भगवान पर बहुत भरोसा करती थी और प्रतिदिन अपने घर के सारे काम काज करके मंदिर जरूर जाया करती थी। गौरी का पति रामू एक गरीब लेकिन मेहनती किसान, उसकी पत्नी गौरी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों ने जिंदगी के हर तूफान को एक दूसरे के सहारे पार किया। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में वे अपनी दुनिया बसाए हुए थे। आप आ गए, क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ गौरी, आज खेत में बहुत काम है। एक कप चाय पिला दो, फिर खेत पर जाऊंगा। अच्छा, आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। दोनों पति पत्नी के बीच अटूट प्यार था। रामू चाय पीकर फिर खेत की ओर निकलने लगता है। सुनो, शाम को खेत से जरा जल्दी आ जाना, हमें मंदिर जाना है। हाँ ठीक है। इतना बोलकर रामू खेत की ओर निकल जाता है और गौरी अपने घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब रामू खेत से आया तो दोनों पति पत्नी मंदिर की ओर निकल जाते हैं। मंदिर जाने से पहले गौरी भगवान के भोग के लिए कुछ पकाकर जरूर ले जाती थी। मंदिर जाते वक्त गौरी ने एक बूढ़े व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठे देखा, जिसे देखते ही मालूम पड़ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान और भूखा है। गौरी को उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत दया आई। मंदिर में पूजा करने के बाद घर लौट वक्त गौरी सबसे पहले उस बूढ़े के पास गई और बोली, बाबा ये लो प्रसाद। बूढ़ा व्यक्ति प्रसाद लेकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह गौरी घर के छोटे से आंगन में चूल्हा जलाती और चाय बनाकर वह रामू को देती। तब उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत का संकल्प झलकता और फिर रामू बोलता है, गौरी, इस बार भी अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो साहूकार हमारा खेत छीन लेगा। गौरी ने उसे सांत्वना दी। भगवान सब ठीक करेगा, हम मेहनत करना नहीं छोड़ सकते। गौरी रामू को खेत भेज मंदिर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे फिर वही बूढ़ा आदमी दिखता है। वो मंदिर से लौटते समय फिर उसे कुछ खाने को देती है। अब ये रोज की बात हो गई थी कि गौरी रोज उस आदमी के लिए खाना लेकर जाने लगी। वह बूढ़ा आदमी भी रोज गौरी का इंतजार करने लगा। एक दिन गौरी ने उससे पूछा, बाबा आप बहुत परेशान लगते हो, क्या आपका कोई घर नहीं है? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? गौरी के कई बार पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ गांव के साहूकार से लिया हुआ कर्ज पति पत्नी पर भारी होता जा रहा था। हर हफ्ते सूद बढ़ रहा था और साहूकार की धमकियां तेज हो रही थीं। एक दिन साहूकार ने साफ कह दिया, रामू, अगर इस महीने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दोनों मेरी हो जाएगी। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने अपने जीवन का हर पल उस जमीन को संवारने में लगा दिया था। वह टूट चुका था, लेकिन गौरी ने उसका हौसला दिया और बोला, सुनो आप परेशान मत हो, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। मुझे अपने भगवान पर बहुत भरोसा है।
हाँ गौरी, तुम ठीक बोल रही हो। हमें हार नहीं माननी चाहिए। गौरी, मैं कल ही कुछ अच्छी किस्म की बीज लाने के लिए शहर जाऊंगा। मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर आराम से जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। दूसरे सुबह रामू शहर के लिए निकल जाता है और गौरी रोज की तरह अपने सारे काम कर मंदिर जाती हैं और आते समय बूढ़े बाबा को खाना देती हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? गौरी बूढ़े आदमी की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाती और बाबा, मुझे घर पर बहुत काम है, बोलकर निकल जाती हैं। घर पहुंचकर गौरी उस बूढ़े आदमी के ही बारे में सोचती है। दूसरे दिन फिर जब गौरी उस बूढ़े को खाना देती है तो फिर वो बूढ़ा वही बात बोलता है, बेटी, तुम एक बार मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गौरी फिर वही बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए घर चली जाती हैं। गौरी घर पहुंचकर थोड़ा असहज महसूस करती है और सोचती है, आखिर वो बाबा मुझे अपने घर जाने के लिए क्यों बोल रहे? आखिर वो मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? मैं एक काम करती हूँ कि कल मंदिर ही नहीं जाऊंगी और जब मेरे पति आ जाएंगे तब उनको सारी बात बताकर बाबा के घर जाऊंगी। अगली सुबह गौरी मंदिर नहीं जाती, लेकिन उसे ये बात भी सताती है कि आज मैं मंदिर नहीं गई और उस बाबा को खाना भी नहीं दिया, तो कहीं वो बाबा भूखे न हो। शाम को गौरी जब घर के बाहर आती है तो देखती है कि वो बाबा उसके घर के बाहर ही खाट पर बैठे हैं। गौरी उन्हें देख घबरा जाती है और बिना कुछ बोले घर में चली जाती है। गौरी बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वह बिल्कुल समझ नहीं पाती कि आखिर ये बाबा घर तक कैसे पहुंच गए। फिर वो सोचती है, लगता है बाबा को आज कुछ खाने को नहीं मिला होगा और इसलिए वो घर तक आ गए। गौरी तुरंत बाहर जाती है और बाबा से पूछती है, बाबा, आज कुछ खाने को नहीं मिला क्या? आपको भूख लगी है क्या? मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज भी तुम्हें अपने घर चलने के लिए ही बोलने आया हूँ। गौरी बहुत हिम्मत जुटा के बाबा से पूछ ही लेती है, बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहते हैं? आखिर आप मुझे अपने घर पर क्या दिखाना चाहते हैं? बेटी, वो तो तुम जब मेरे घर चलोगी तभी तुम्हें पता चलेगा। लेकिन बाबा, अभी मेरे पति भी गांव में नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे पति को आने दीजिए, फिर मैं आपके घर जरूर चलूंगी और आपकी सहायता भी करूंगी। बेटी, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पति गांव में नहीं है। फिर भी तुम मुझ पर भरोसा करो और एक बार मेरे घर चलो, फिर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। गौरी को बूढ़े आदमी पर भरोसा हो जाता है और वो उन्हें अब मना नहीं कर पाती और बोलती है, ठीक है बाबा, आप अभी घर जाओ और कल सुबह मैं आपके साथ आपके घर जरूर चलूंगी। वो बूढ़ा आदमी गौरी की बात मानकर घर चला जाता है। अगली सुबह गौरी घर से जैसे ही बाहर निकलती है, वो देखती है कि वो बूढ़ा बाहर ही है। वो सोचती है, घर के काम बाद में ही करूंगी, सबसे पहले इस बाबा के घर जाती हूँ। और बाबा को बोलती हैं, चलो बाबा, अपने घर ले चलो मुझे। बाबा गौरी को अपने घर की ओर ले जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा गांव के बाहर जंगल की तरफ जाने लगता है। गौरी थोड़ा घबरा जाती है और पूछती हैं, बाबा, आपका घर कहाँ है? गांव तो पीछे छूट गया। बेटी, तुम घबराओ मत, मेरा घर यही जंगल में है। थोड़ी दूर चलने के बाद गौरी को एक झोपड़ी दिखती है जिसके आसपास कोई नहीं था। झोपड़ी के अंदर जाते ही बाबा गौरी को एक संदूक दिखाते हैं और बोलते हैं, बेटी, जरा ये संदूक खोलना। गौरी संदूक खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो संदूक सोने के सिक्कों से भरी थी।
गौरी बाबा से पूछती हैं, बाबा ये इतने सिक्के आपके पास कैसे? बेटा ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है और मैं ये सारे सिक्के तुम्हें देना चाहता हूँ। गौरी बाबा की बात सुन चौंक जाती है और पूछती हैं, लेकिन बाबा आप ये सिक्के मुझे क्यों देना चाहते हैं? इन सिक्कों पर तो आपके परिवार और बच्चों का हक है, क्या आपका अपना कोई नहीं है? हाँ बेटा मुझे पता है और मेरा एक बेटा और बहू भी है, लेकिन मैं उनको ये अपनी दौलत नहीं देना चाहता। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि वो दोनों बहुत लालची है और वो मुझे बहुत मारते पिटते भी थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे। भला ऐसे औलाद को मैं क्यों अपना मानूं और अपनी मेहनत की कमाई क्यों दूं? तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल इंसान हो। मुझसे कोई रिश्ता न होने के बाद भी तुमने मुझे रोज खाना खिलाया, इसलिए मैं ये सारी दौलत तुम्हें देना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज भी है। बेटा तुम ये सारे सिक्के ले जाओ और अपनी जिंदगी संवार लो और मुझ जैसे लोगों की सहायता भी करो। नहीं बाबा, मैं आपकी ये दौलत नहीं ले सकती, क्योंकि बाबा भले ही आपके बेटा बहु अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस दौलत पर सिर्फ उनका ही हक है। आप ये सारे सिक्के उन्हें ही दे दो और आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। मैं निस्वार्थ भाव से हमेशा आपकी सेवा करूंगी। बूढ़ा आदमी गौरी की बातें सुनकर दंग रह जाता है और बोलता है, बेटी आज के जमाने में भी तुम जैसे सच्चे लोग हैं, ये देख बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटी, मैं ये सिक्के अपने बेटे को दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है तुम उतने पैसे ले लो। गौरी कुछ भी बोलती उससे पहले ही बाबा बोलते हैं, देखो बेटी मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम भी मेरी बात मान लो और सिक्के ले लो। गौरी बाबा को माना नहीं कर पाती और थोड़े सिक्के लेकर बाबा को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाती हैं। घर पहुंचते ही गौरी देखती है कि उसका पति रामू भी शहर से आ गया है। गौरी रामू को घर के अंदर ले जाती हैं और सारी बात बताती हैं। रामू को गौरी की बातें समझ नहीं आती और वो बोलता है, गौरी तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला तुम किस बाबा की बात कर रही हो? गौरी रामू को याद दिलाती है और बोलती है, आप भी कितनी जल्दी भूल जाते हो, वही बाबा जब हम शाम को मंदिर गए थे और बरगद के पेड़ के नीचे जो बाबा बैठे थे जिन्हें मैंने प्रसाद दिया था। गौरी मुझे अच्छे से याद है, उस दिन तो हमें कोई बाबा नहीं मिले थे। सुनो आप थके हुए हो, इसलिए आपको कुछ याद नहीं। एक काम करो, आप सो जाओ और हम कल बात करेंगे। अगली सुबह गौरी रामू को बोलती हैं, सुनो इससे पहले कि साहूकार पैसे मांगने आए, आप उसके पैसे लौटा आओ। गौरी तुम ठीक बोल रही हो, मैं अभी साहूकार के पैसे लौटा के आता हूँ। गौरी रामू को तो भेज देती हैं, लेकिन मन ही मन वो सिर्फ बाबा के ही बारे में सोचती है। वो अपने घर के काम खत्म कर मंदिर की ओर निकल जाती है। आज गौरी को वो बाबा पेड़ के नीचे नहीं मिलते। गौरी आसपास के लोगों से उस बाबा के बारे में पता करती है, पर उस बाबा को किसी ने नहीं देखा था। गौरी को बड़ा आश्चर्य होता कि गांव के किसी व्यक्ति ने उस बाबा को नहीं देखा। कुछ महीनों बाद रामू उन पैसों से कर्ज तो चुका ही देता है, साथ ही वो अपनी झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर भी बनवा लेता है। गौरी और रामू अब एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब भी गौरी उस बाबा को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन गौरी रामू से बोलती है, सुनो मुझे एक बात अंदर ही अंदर सता रही है, आखिर वो बाबा कहाँ गए और मेरे सिवा उस बाबा को किसी ने नहीं देखा। भला ऐसे कैसे हो सकता है? गौरी ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो बाबा कौन थे। सुनो हम एक काम करते हैं, हम जंगल में बाबा के घर पर चलते हैं। ठीक है गौरी। दोनों पति पत्नी उसी वक्त जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचकर गौरी को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वहां पर कोई झोपड़ी नहीं थी। ये क्या, यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि वो बाबा मुझे यही लेकर आए थे। गौरी हो सकता है कि तुम जंगल का रास्ता भूल गई होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे रास्ता अच्छे से याद है। गौरी बहुत परेशान हो जाती है,
तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। गौरी उस साधु के पास जाती है और उस बाबा के बारे में बताती हैं। बेटी, मैं इस जंगल में कई वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन जैसा तुम बता रही हो, ऐसा कोई व्यक्ति इस जंगल में मैंने नहीं देखा। और तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद ये बोल सकता हूं कि तुम्हारी भगवान में इतनी आस्था और लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा को देख स्वयं भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हारी सहायता की है। बेटी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। जाओ, खुश रहो। गौरी को ये सारी बातें सुनकर बहुत खुशी होती है कि उसकी भक्ति सफल हो गई। रामू गौरी से बोलता है, गौरी, तुमने सही कहा था कि तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है और वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का ही फल हर कदम पर मिलता है। और कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपने भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।